स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ ईवीएस की कंप्लीट एनालिसिस लेकर प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सीडीपी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको जाकर चैनल के लिंक से ज़रूर देखें। तो जो सीटेट जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम ईवीएस की जो अभी तक लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको लेकर के लास्ट टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ईवीएस को, तो सबसे पहले हम इसके इस सेक्शन से देखेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले क्या, असम के बारे में। ठीक है, असम जो है इससे बार बार जो है आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था सीटेट का 9 जनवरी को, वहाँ पे भी आया था, और आज 10 जनवरी को भी ये पेपर में आया था कि जो असम में जो घर हैं, बम्बू के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, हाउसेज जो बम्बू के बने होते हैं तो असम में होते हैं। वो घर कभी कभी आपको एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन में भी दे देता है कि इनके जो घर हैं वो कितने हैं, 10 to 12 फीट ग्राउंड से ऊँचे होते हैं, या तो 3 to 3.5 फीट भी कभी कभी आपको दे देता है। 3 या 3.5 फीट भी आपको ये क्या होता है, दे देता है कि ये जो घर हैं वो ज़मीन से उतने ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे घर कहाँ होते हैं, असम में। ये जो घर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, तो बैम्बू से आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बैम्बू आए दैट मीन्स असम है। रोप ब्रिज का यूज़ किया था असम में, जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बच्चे अक्सर किसका यूज़ करते हैं, जो रोप ब्रिज है इसका यूज़ करते हैं। यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है जिसको हम कहते हैं बिहू फेस्टिवल, क्या कहते हैं, बिहू फेस्टिवल। क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, तो असम का है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जब नई चावल की फसल होती है तब ये मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल को माघ बिहू के नाम से भी जानते हैं। 14 और 15 जनवरी को ये मनाया जाता है, माघ बिहू। अभी 14-15 जनवरी जो है वो आने भी वाली है, तो 14 और 15 जनवरी को माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। ये जो माघ बिहू है ये जब असमीज कैलेंडर के हिसाब से, उनके अपने कैलेंडर के हिसाब से ये इसका 10वां महीना होता है। ये तथ्यात्मक जानकारी है असम के बारे में जो आपको फैक्चुअल नॉलेज के लिए याद रखनी होगी, क्योंकि अब जैसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, पेपर जो बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने से जैसे तुक्के के हिसाब से नहीं चलेगा, तो इसलिए इसके फैक्ट्स हैं उसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे असम के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो एनालिसिस है उसको करके लाए हैं कि ऐसे फेस्टिवल को एक जगह, ठीक, उनके जो भी हाउसेस किस प्रकार के हैं उसको एक जगह, किस प्रकार के जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिजेस यूज़ कर रहे हैं, तो सबको एक जगह कलेक्ट करके रखें ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक, तो इसको समझिएगा, असम के बारे में ये था आपका। उसके बाद अब हम आएंगे लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लद्दाख है आपका वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक, लद्दाख जो हमारे है भारत की किस तरफ है, तो भारत के उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में लद्दाख पड़ता है और इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं लद्दाख, चूँकि इतनी ठंडक भी पड़ रही है तो लद्दाख हम पहुंच गए हैं। और हम स्वागत कैसे कर रहे हैं, झूले झूले बोलकर। तो क्या मतलब है झूले झूले, झूले झूले का मतलब होता है वेलकम। जब आपके लद्दाख में किसी के घर कोई आते से हम लोग कहते हैं ना कि आइए हमारे घर में, वेलकम करते हैं, तो लद्दाख में ये वेलकम करने का तरीका है। क्या है, वेलकम करने का तरीका। झूले झूले लद्दाख में क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है वेलकम। ठीक, जो जैसा कि हमने कहा असम में हम रोप ब्रिज का यूज़ कर रहे हैं, तो लद्दाख में हम ट्रॉली का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली का। हाउसेज, अब यहाँ के घरों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के घर कैसे होते हैं, बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स, 2 तल्ले मकान इनके होते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन एजर्शन और रीज़न वाले हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जो असम में घर बन रहे थे वो 2 तल्ले नहीं थे, एक थे, बट वो जो घर बन रहे थे वो घर कैसे थे, एक मतलब नीचे उनका ग्राउंड फ्लोर खाली था। मान लीजिए ये बम्बू का पिलर है और इस बम्बू के पिलर के सहारे ऊपर ये लोग क्या बनाते थे, अपना जो भी घर वर बनाते थे, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, घर को बनाते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये नीचे बम्बू का पिलर है तो ये इसके ऊपर बनाते थे, जो कि कितनी, जिसकी हाइट कितनी थी, तो इसकी हाइट थी 10 to 12 फीट। कितनी थी हाइट, 10 से 12 फीट इसकी हाइट थी। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे घर है,
ये आपके हैं असम के घर, बट यहाँ पे क्या कह रहा है 2 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर हैं, मतलब एक तल्ला ये और उसके ऊपर दूसरा तल्ला। ऐसे घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ऐसे घर हमको देखने को मिल रहे हैं लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये जो घर है मेड अप ऑफ स्टोन्स, किससे बनते थे? स्टोन्स से, ठीक, मतलब एक जैसे बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उनसे, और एक के ऊपर दूसरा वो रखा जाता था। जो इनकी दीवारें होती हैं वो दीवारें थिक मड और लाइम, मड मतलब जो कीचड़ और लाइम जो है चूने से, उससे जो है ये बनती थी। तो ये भी क्वेश्चन असर्शन में देता है, स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो वॉल्स किससे बनी? मड से और लाइम से, याद रखिए। ग्राउंड फ्लोर, जो इनका ये ग्राउंड फ्लोर है, अब देखिए जो नीचे का है, ठीक, स्टोरेज, उसका यूज ये क्यों करते हैं? तो पहला स्टोरेज, तो क्या स्टोर करेंगे ये? जैसे अब वहाँ है ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो जो जानवर हैं, जानवरों का भूसी, जो भी चीज़ें वो रखें, अनाज, ये सारी चीज़ों के लिए प्रयोग करते थे। और दूसरा एनिमल्स के लिए, जानवरों को रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर, और खुद वो लोग ऊपर रहते थे। तो अब देखिए, जब स्टोरेज के लिए और एनिमल के लिए उन्होंने प्रयोग तो किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी तो वो क्या करते थे? वो भी क्या करते हैं? ऊपर से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? नीचे आकर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। जो इनकी छतें होती हैं, जो रूफ होती है, वो ट्री ट्रंक से बना, ये लोग जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री ट्रंक होता है उससे ये लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की विशेषता है? तो ये आपकी विशेषता है लद्दाख की। कहाँ की है? लद्दाख की। तो लद्दाख में हाउसेस किस प्रकार के होते हैं वो आपने देखा, ब्रिजेस, उनके वेलकम करने का क्या मतलब होता है, रूफ्स, ये सारी चीज़ें असर्शन रीजन के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर श्रीनगर। अब हम लद्दाख से घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए हैं? श्रीनगर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो श्रीनगर की जो खास बात है वो क्या है कि यहाँ पे आपके 2 चीज़ें हैं, एक है आपका हाउस बोट और एक है डोंगा। 2 चीज़ जो आपके श्रीनगर में पाई जाती है, ठीक है, हाउस बोट एंड डोंगा। जो हाउस बोट है तो ये क्या है? एक प्रकार की बोट है जो कि अब इसका लेंथ और ब्रेथ, 1 साल के पेपर में ये दोनों भी दिया था जो कि अलग अलग दिया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 80 फीट इसका क्या है? लेंथ है, और 8 to 9 फीट वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। लंबाई 80 फीट है और चौड़ाई कितना है? 8 से 9 फीट, ठीक। डोंगा क्या होता है? डोंगा का मतलब होता है ऐसा घर जिसमें अलग अलग डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक। डोंगा का मतलब क्या होता है? हाउसेज विथ डिफरेंट रूम्स, अलग अलग रूम्स के लिए हाउसेस, ठीक। अब ये डोंगा चलती कहाँ पे है? तो डोंगा कहाँ चलती है? डल और झेलम रिवर में चलती है। कहाँ चलती है डोंगा? डल और झेलम रिवर में चलती है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक। खत्म बंद, खत्म बंद बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके का जैसे पजल होता है, तो जिगसॉ पजल की तरह ये होता है एक डिज़ाइन। तो खत्म बंद क्या है? एक डिज़ाइन है जो कि जिगसॉ पजल की तरह होता है, जो कि जो हाउस बोट ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस हाउस बोट के किनारे किनारे जो लकड़ी होती है उस लकड़ी पर कार्विंग करने के लिए एक डेकोरेशन टाइप से बनाया जाता है। दाब, जो दाब होता है ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो कि पहले के टाइम में जो कुछ पुराने घर हैं जो श्रीनगर में पाए जाते हैं, तो उन खिड़कियों के चारों तरफ एक डिज़ाइन होती है जो खिड़की पे पाई जाती है, उसी को कहते हैं दाब, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि श्रीनगर के बारे में थी, ठीक है। तो आप जितने भी लर्नर्स इस चीज़ को देख रहे हैं, तो फैक्चुअल डेटा अब पूछ रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में ज़रूर याद रखिए और लास्ट टाइम पे पढ़ के जाइए एक बार, ठीक है। अब हम पहुंच गए केरला, ठीक है। अब सीधे हम नॉर्थ से कहाँ पे आ गए? साउथ में। केरला के बारे में देखते हैं, केरला से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो वालम और फेरी बोट्स यहाँ की है, तो वालम बोट कहाँ की है? केरला में। फेरी बोट्स कहाँ पे चलती हैं? केरला में। अब देखिए केरला से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम है और इसको रिमेंबर करने की एक ट्रिक है कि भाई केरला के लोग क्या खाते हैं, डिशेस से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहाँ का क्या है। तो देखिए केरला सबसे नीचे है, तो वहाँ जो चीज़ खाई जाती है वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ऊपर पाई जाती है और एक है जो ज़मीन के नीचे पाई जाती है। समझ में आ रही है बात कि एक चीज़ है जो एकदम ऊपर पाई जाएगी और एक जो एकदम नीचे पाई जाएगी। तो एकदम ऊपर कौन पाया जाएगा? जो आपका कोकोनट है। कौन पाया जाएगा? कोकोनट। और एकदम जड़ जमीन के नीचे कौन पाया जाएगा? टेपियोका। टेपियोका जो होता है, ठीक है। इसी टेपियोका से जैसे हम लोग साबूदाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं ना, ये इन्हीं के द्वारा बनती हैं। टेपियोका एक प्रकार से जैसे हम लोग शुगर केन खाते हैं ना, गन्ना, उसी प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? केरला में। याद रखिएगा केरला में
दो चीज़ें जो सबसे प्रमुख हैं, एक तो टैपियोका, दूसरा कोकोनट। एक जो ज़मीन के नीचे पाई जाएगी और एक जो ज़मीन के ऊपर होगा, ठीक है। दो चीज़ सबसे, ये लोग बॉइल्ड टैपियोका के साथ किसी भी तरह की कोकोनट की चटनी, कढ़ी खाते हैं। मलयालम इनकी लैंग्वेज है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। स्पाइसेस भी कभी कभी दे देता है कि कौन कौन से होते हैं, तो तेज पत्ता जो हम लोग अपने रेगुलर मसालों में यूज़ करते हैं, कैडमम्स एंड ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है कैडमम है, ठीक, इलायची, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है, कुछ जगह भी देता है कि कोझिकोड इज इन, 4 ऑप्शन दे दिया। तो कोझिकोड कहाँ पे है भाई? तो कोझिकोड आपका केरला में है। के से कोझिकोड और के से केरला, ठीक है, ये दोनों लोग। मालाबार कोस्ट, जो केरला का कोस्ट है, सदर्न में जब केरला हमारा लाई करता है, ये यहाँ कहीं केरला लाई करता है, तो ये जो केरला का ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट का नाम क्या है? मालाबार कोस्ट। क्या नाम है इसका? मालाबार तट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो ये जो मालाबार तट है, यहीं पे लाई करता है क्या? कोझिकोड। क्या लाई करता है? कोझिकोड, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे? कालीकट के नाम से। किस नाम से जानते थे? कालीकट के नाम से। जब वास्को डी गामा सबसे पहली बार भारत आया था तो वो यहीं पे उतरा था, कालीकट पे, और ठीक, अब इसका नाम क्या है? कोझिकोड। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका है केरला में। कहाँ पर है? केरला में। तो केरला से इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जितना भी आप पढ़े हैं ईवीएस में, वो टू द पॉइंट एक जगह करके स्पेसिफिक एनालिसिस करके आपको दी जा रही है, जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक है, ठीक। तो आप सिर्फ इसको पढ़ के जाएंगे तो ये चीज़ श्योर है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ज़रूर करके आएंगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे, ठीक है, अपने शहर, अपने राज्य पर। तो उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है? तो भाई यहाँ तो हम जानते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है यूपी का, तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है किस लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। इत्र मेकिंग जो होता है, परफ्यूम जो होता है, उसके लिए फेमस है। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग। इत्र क्या होता है? एक प्रकार का सुगंधित जो है, जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हैं उसी तरह छोटे छोटे डिब्बे में ये मिलता है, ठीक। काफ़ी इसको पवित्र भी लोग मानते हैं। तो इत्र हो गया, रोज़ वाटर हो गया, केवड़ा वाटर हो गया, इसका यूज़ होता है, मतलब वहाँ पे बनता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रोज़ वाटर आप जानते हैं, काफ़ी सारी लड़कियाँ इसको फेस पे भी लगाने में काम करती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स में भी ये पड़ता है, गुलाब जामुन जैसे चीज़ों में भी पड़ता है। केवड़ा वाटर भी खाने में भी यूज़ करते हैं हम, बिरयानी, इन सब में भी पड़ता है, ठीक। तो ये इसके क्या है, यूजेस भी आप जानते रहिए, ठीक। नेक्स्ट इज योर गुजरात। अब हम आएंगे गुजरात की सैर करने आ गए, ठीक है। तो गुजरात, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात किस तरफ लाई करता है। तो ये आपकी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। वेस्ट में गुजरात लाई करता है कि नहीं? सबसे वेस्टर्न स्टेट आपका गुजरात है। वनगाम, ये जगह नाम याद रखिए। वनगाम कहाँ पे है? गुजरात में। वनगाम कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। सीड्स स्टोर्ड इन ड्राई गॉड विथ मड। अब देखिए, वनगाम एक गुजरात में है। अब आपको ये पुराने समय में लेके गया, तो चलिए हम एंशिएंट टाइम में चलते हैं कि जब लोगों के पास कोई तरीके नहीं थे, प्रिजर्वेटिव्स के नहीं थे। आज हम लेस कुरकुरे खाते हैं तो वो टाइट पैक आपको पैकेट्स में दी जाती है प्रिजर्वेटिव के साथ, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और भी अलग अलग प्रकार के, ताकि वो खराब ना हो। बट पहले के लोग कैसे उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे, वी शुड नो दैट, ठीक। तो हम देखेंगे कि जब सीड्स स्टोर करते थे ड्राई गॉड, गॉड का मतलब लौकी खाते हैं हम लोग, तो ड्राई गॉड जो लौकी सूख जाती थी उसके अंदर, उसके ऊपर से, मतलब अंदर बीजों को रख देते थे और ऊपर से उसके मिट्टी का लेप लगा देते थे, ठीक। तो इस प्रकार से जो सीड्स थी वो खराब नहीं होती थी। उसके अलावा जो नीम है, नीम आप सबको पता है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप नीम को कहीं भी यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल होता है। तो नीम जो है, वो जो सीड्स होते थे, बीज होते थे, उनको इंसेक्ट से बचाने का काम करता था। उंधिया, ये एक प्रकार की डिश है, सब्जी है उंधिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उंधिया कहाँ पे है? तो गुजरात की डिश है। कहाँ की डिश है? गुजरात की डिश है। अब इस उंधिया में क्या करते थे कि सारी चीज़ों को, सब्जियों को डाल करके, जो उसका पॉट होता था, हम तो सीधे खाना पकाते हैं, बट ये पॉट के ऊपर जैसे लगा करके लिड से चारों तरफ से ढक करके उसको किनारे से आटा लगा देते हैं वो लोग, और उसके बाद पॉट को अपसाइड डाउन करके पकाते हैं, ठीक। तो ये उंधिया है। एक प्लांट है जिसका नाम है क्रोटॉन, इससे भी रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, जो कि सिग्नल देना शुरू करता है। आपने सॉइल में उसको लगाया है तो ये सिग्नल देता है, जब सॉइल सूख जाती है या सॉइल में नमी नहीं रहती है, पानी नहीं रहता, तो ये क्या करना शुरू कर देता है? क्रोटॉन का पौधा सूख जाता है। तो ये क्या कर रहा है? आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे पानी दो, मुझे मैन्योर दो, ठीक।
अर्थवॉर्म क्या होता है? सॉइल को सॉफ्ट करने का काम करता है, सॉइल के अंदर घुस घुस के टनल बना देता है, सॉइल को सॉफ्ट करता है, तो इसीलिए इसको फार्मर का दोस्त भी कहते हैं। अब फटाफट से बताइए कि फार्मर के और किस किस एनिमल्स को हम फार्मर का दोस्त कहते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, बट अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें किसके बारे में थी? यूपी के बारे में और गुजरात के बारे में थी, ठीक। अब हम जिसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन है? मुंबई। अब हम चलते हैं अपने भारत के सबसे क्राउडेड स्टेट में, जिसका नाम क्या है? मुंबई, ठीक। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ किस स्टेट में होता है भारत के? तो वो कौन है? मुंबई। जब आपको अगर दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। आपको दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई। तो बीच रास्ते में अब कहाँ कहाँ की सैर करते हुए चलेंगे हम, ठीक। तो आइए देखते हैं कि पहले तो आप दिल्ली हैं, दिल्ली से फिर आप निकले तो आप कहाँ पहुँचे? राजस्थान। फिर राजस्थान से गुजरात और फिर गुजरात से आप जाएंगे महाराष्ट्र। मतलब आपको 2 स्टेट को क्रॉस करके तब आप महाराष्ट्र पहुँचते हैं। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया, वो भी कहाँ से थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस गांव से थे? गोरेगांव से थे, ठीक है, महाराष्ट्र के थे। शोलापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन ये भी कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। कभी कभी इसका ये डायरेक्ट ही पूछ देता है, ठीक। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है? तो ये भी महाराष्ट्र में है, जो मुस्तफ़ा खान जो कोच है उनकी याद में बनाया गया है, ठीक है। तो विक्टोरिया टर्मिनस, बच्चू खान, ये सारा। इसके अलावा कुछ बास्केटबॉल टीम्स भी हैं, तो वो किस स्टेट में है? तो ये भी महाराष्ट्र की हैं, जिनको कहते हैं नागपांडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम्स। तो ये टीम्स भी कहाँ की हैं आपकी? तो ये टीम्स भी आपकी हैं महाराष्ट्र की। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बातें थी। देखिए, एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करें और आप पहले अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आप चीज़ों से कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं, बट अगर आप पहली बार चीज़ों को देख रहे हैं, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में वो इस टाइप से हैं कि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप पक्का आंसर को गलत करके आएंगे, तो उसको कंफ्यूजन में मत रखिए। इसीलिए यहाँ पे आपको हम प्रॉपर एनालिसिस करके दे रहे हैं कि चीज़ें एक जगह रहें, ताकि अगर आपको पूरा भी नहीं याद है, आपसे ये भी पूछे तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने मुंबई के अंदर इसको देखा था, ताकि आप उसके अप्रॉक्स में पहुंचकर सही आंसर को टिक कर सकें, ठीक है। तो कम से कम 1 से 2 बार आप रिवाइज ज़रूर करके जाएँ, ठीक। तो ये बात रही मुंबई की। अब हम पहुंच गए हैं फूलों की घाटी में, ठीक। फूलों की घाटी में एक्सपीरियंस करिए उस चीज़ को कि चारों तरफ क्या है? फ्लावर वैली में आप क्या हो गए हैं? पहुंच गए हैं, ठीक। तो फ्लावर वैली में हम पहुंच गए हैं। इस बार के पेपर में एक क्वेश्चन था, जैसे आपका डाई क्लॉथ, कपड़ों को डाई करने के लिए मैरीगोल्ड, जीनिया जैसे फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी याद रखिए, मैरीगोल्ड, जीनिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन था, देखिए मैंने उसको भी लेटेस्ट अपडेट करके डाला है कि जैसे हिबिस्कस जो होता है, जो हम गुड़हल का फूल जिसको कहते हैं, रेड कलर का होता है, आसपास में आपने ज़रूर देखा होगा, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसकी भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। शैम्पूज़ में इसको यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हिबिस्कस पौधा है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन रोज़ से भी था कि रोज़ जो है वो क्या है कि जो साल भर जो है खिलता है, ठीक। उत्तराखंड के पात कैसे हैं? रॉकी पात हैं। कैसे पात हैं? रॉकी पात हैं। ट्रॉली का यूज़ हम कहाँ कर रहे थे? लद्दाख में, ठीक। रोप ब्रिज कहाँ यूज़ कर रहे थे? असम में, ठीक। उसके अलावा एक पार्क भी है, ठीक, जिसको कहते हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है इनका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। उसके अलावा अब हम चलने वाले हैं, चलिए अब हम आ गए हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक। तो एनिमल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये ध्यान से देखिए, इससे काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इससे तो अभी आया था क्वेश्चन कि भाई जो एनिमल्स हैं इनके जो पैटर्न्स होते हैं स्किन पे, ठीक है। पैटर्न्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप अगर सोच पा रहे हैं तो ज़ेब्रा को आपने देखा है, ब्लैक एंड वाइट रहता है। जिराफ को आपने देखा है, उसके अलावा टाइगर को आपने देखा है। तो उनके अलग अलग कलर जो आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं, तो वो पैटर्न्स किस लिए होते हैं? आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन। जो उनके बाल होते हैं उसी की वजह से तो होते हैं। आपने डॉग में अलग अलग कुत्तों को देखा है, कुछ अलग अलग रंग के, तो वो अलग अलग रंग किस चीज़ के होते हैं? उनके हेयर की वजह से ही तो होता है। किसी के बाल वाइट, किसी के ब्लैक, किसी के ब्राउन।
तो पैटर्न्स किसकी वजह से बन रहे हैं? हेयर्स की वजह से। एनिमल विथ ईयर्स, ये कल के पेपर का है कि एनिमल्स जिनके कान होते हैं और हेयर होते हैं बॉडी पे हेयर और ईयर बाहर हैं, तो वो क्या करते हैं? वो जन्म देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। वहीं वो जानवर जिनके ईयर्स नहीं होते हैं आउटसाइड, इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल, जैसे बर्ड्स हो गए, ठीक, ऐसे, तो इनकी बॉडी जैसे होती है आउटसाइड द बॉडी, जिनके कान नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं? ले एग्स, ये लोग अंडे देते हैं, ठीक है। तो एनिमल से रिलेटेड आपको इस जानकारी को जरूर याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हाथी। तो सबसे पहले ये जानिए कि हाथी को उनके टस्क के लिए मारा जाता है, हंट किया जाता है, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि हाथी को टस्क के लिए किया जा रहा है, राइनो को उनके हॉर्न के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हाथी जो है वो कितने घंटे सोती है? 2 से 4 घंटे। कितने घंटे सो रही है हाथी? 2 से 4 घंटे। कितनी बड़ी है और कितना कम सोती है, ठीक। नो मेल का मतलब क्या है कि हर्ड, जो जैसे अब हाथी है उसका समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। तो जो हर्ड है उसमें क्या है? कोई भी मेल नहीं होता है। जो छोटे छोटे हाथी के बच्चे होते हैं, जो मेल होते हैं, जब वो 14 से 15 साल, एज याद रखिए 14 to 15 एज होते होते वो उस झुंड को, उस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। उस हाथी के झुंड में जो सबसे बूढ़ी हाथी, जो ओल्डेस्ट, वो भी फीमेल एलिफेंट होगी, वो उसकी क्या होगी? मुखिया होगी, वो उस हर्ड की हेड होगी। 100 किलो ट्विक्स खाते हैं, 100 kg, नॉट 200 kg। क्वेश्चन में बार बार देता है एजर्शन वाले में कि एलिफेंट ईट्स 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स अ डे, नॉट 200, इट इज 100 kg। और छोड़ते कब है वो? 14 से 15 साल की एज में। एक हर्ड में कितने हाथी हैं? 10 से 12, सिर्फ 10 से 12, 15 से 20 नहीं, 10 से 12। यहाँ भी आपको फंसाता है। और इन 10 से 12 में सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स नहीं है। एजर्शन वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ दे देगा कि अ हर्ड कंटेन 15 या 10 to 12 ओनली फीमेल एलिफेंट्स। नो, नॉट ओनली फीमेल एलिफेंट्स, प्लस यंग वंस भी तो होंगे उसमें। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। जो बड़े बड़े हाथी के कान है वो क्या काम करते हैं? उनके फैन जैसे पंखा होता है ना, उनको गर्मी में उनकी जो स्किन रहती है वो कूल क्यों रहती है? क्योंकि उन्होंने पूरे स्किन भर में मड लगा दिया होता है, कीचड़ लगाया होता है, ठीक। तो ये हाथी राजा की कहानी थी। अब हम देखते हैं राजस्थान के एक गांव में चलते हैं जिसका नाम है खेजड़ी विलेज, ठीक है। कहाँ पे है ये? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। तो राजस्थान के गांव में हमने चला जिसका नाम क्या है? खेजड़ी विलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कहाँ पे है ये? जोधपुर, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। तो ये एक विलेज का नाम है खेजड़ी। अब इसका नाम क्यों पड़ा, अभी हम वो भी कहानी सुनेंगे। और यहाँ के लोगों को, जैसे आपके गांव का कुछ नाम होगा, मेरे गांव का कुछ नाम है, तो वहाँ के गांव के रहने वाले लोगों को भी कुछ कहते होंगे। तो ऐसे ही राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी। तो खेजड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ एक पेड़ होता था। अब वो पेड़ का नाम भी खेजड़ी था, क्योंकि पेड़ उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तभी तो उसके नाम पे उन्होंने गांव रखा। और वहाँ रहने वाले लोगों को कहते थे बिश्नोई। क्या कहते थे? बिश्नोई। तो खेजड़ी में जो लोग रहते थे उनको कहते थे हम बिश्नोई। क्वेश्चन एक बार ये भी था कि बिश्नोई कौन से लोग ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं? तो बिश्नोई जो होते हैं, जो खेजड़ी विलेज के लोग हैं, वो लोग ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। खेजड़ी ट्री यहाँ पर है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल थी, दैट्स वाई इनके गांव का नाम भी खेजड़ी विलेज था। नॉट नीडेड मच वाटर। अब ये क्यों अच्छा था? जगह का नाम देखिए राजस्थान, रेन वाटर के ऊपर डिपेंड है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो जो ये खेजड़ी का पेड़ था, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर देखिए कुछ चीज़ आप कॉमन सेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको खेजड़ी विलेज के बारे में दे दिया, एजर्शन का ही क्वेश्चन दे दिया एजर्शन का क्वेश्चन आपने दे दिया कि भाई राजस्थान में है खेजड़ी विलेज, इट नीडेड मच वाटर। अब ये तो सोचने की बात है ना कि भाई राजस्थान में है, अगर वो पेड़ ज़्यादा पानी उसको चाहिए होगा तो कैसे ग्रो कर पाएगा? और अगर वो ग्रो कर भी लेता है, आप ज़्यादा पानी दे भी दिए, तो वो पेड़ इतना भलाई करेगा या ऐसे वाटर लेगा तो उसके नाम पर हम गाँव का नाम तो रखेंगे नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो इतना थोड़ा सा आप चीज़ों को कोरिलेट करिए, इंटीग्रेट करके पढ़िए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। साथ में ये बीन्स भी देता था, कुछ खाने को
फलियां जो भी है वो देता था। उसके साथ ही ये इंसेक्ट से भी बचा रहता था, इंसेक्ट भी इस पेड़ पे नहीं लगते थे, दैट्स वाई। अब सोचिए कि जहाँ इनके पास सारे पेड़ों को पानी चाहिए, बहुत सारी मात्रा में ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे इसके लिए काफ़ी सही है। घाना नेशनल पार्क, इसके साथ ही राजस्थान में एक नेशनल पार्क है घाना नेशनल पार्क, ये पेपर में आ सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी आपने उत्तराखंड में देखा, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसके भी आने की पॉसिबिलिटी है कि घाना नेशनल पार्क किस स्टेट में है जिस हिसाब का पेपर बन रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये पाया जाता है। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को आपके लिए एनालिसिस करके एक जगह रखे हैं ताकि चीज़ों को आप जोड़ सकें, क्योंकि आप लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसके पीछे और कुछ नहीं, आप चीज़ों को कोरिलेट करिए, उन सभी चीज़ों को एक साथ रखिए, ठीक है, प्रॉपर स्कीमा बनाइए अपना, ठीक है। अब उसी तरह एक और जगह है जिसको हम कहते हैं गांधीसर, ठीक है। तो जो ये गांधीसर है, गांधी नहीं कहेंगे, गढ़ीसर, ठीक है। तो जो ये गढ़ीसर है आपका, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जैसलमेर राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के ही जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ये जाने, जो इसका लास्ट का सर है, सर का मतलब भी पूछा है कि सर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो लेक और हिंदी में कहें हम तो सरोवर। सर का मतलब क्या होता है? सरोवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 9 लेक्स थी गांधीसर में, जो कि सिंगल लेक से क्या होती थी? फिल्ड होती थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अब वो सिंगल लेक से फिल्ड होती थी, तो ये वहाँ की स्टोरी थी। बट आज के डेट में हमें दिखाई जो देता है कि हमारे जो वेल्स हैं, क्योंकि ऐसे जगहों पे जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक, जहाँ पे रिवर्स प्रॉपर नहीं है, तो लोगों को कोई ना कोई ऐसी टेक्निक तो अपनानी होगी। तो इसी से रिलेटेड आप अल बरूनी का भी देखेंगे, और उसके अलावा कई बार ये भी देता है कि कंजर्वेशन करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 4 पॉइंट आपको दे दिया। तो बावली हो गया, इस तरीके से कई सारी चीज़ें, लेक्स हो गए, तो इनमें हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन पूछा हुआ है और जो आ रहा है जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन वही है, कुछ एक्स्ट्रा आपके नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको खुद ये चीज़ रियलाइज होगा कि आपने इतने कम टाइम में इतने अच्छे कंटेंट के साथ जो है आपने तैयारी अपनी कर ली है, ठीक। तो जो आपका है रीजंस की वेल्स ड्राइड अप, जो कुएं हैं वो क्यों सूख रहे हैं, 3 बहुत ही शॉर्ट ये आपको याद करने के लिए। पहला आप याद रखिए इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है? ELC, ठीक है। तो या आप इसको ELC से अच्छा आप ये बना दीजिए LEC, लेक ड्राई हो रहे हैं तो लेक, हाँ ये निमोनिक इसका ठीक है, LEC, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है? लेक्स आर नो लॉन्गर, तो आपने वेल्स को आपने देखना है कि वेल्स क्यों सूख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो लेक्स हैं, जो हमारे आपके झील हैं, वो झील कुएं अब के डेट में क्या है? रही नहीं गए हैं, कुएं क्या हो गए? नो लॉन्गर। अब उस जगह पे कुएं हैं ही नहीं जहां पहले थे, लोग गार्बेज करके फिर उसको बराबर भर दिए। तो L से क्या हो गया? लेक्स अब उस जगह पे नहीं है। दूसरा E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, कि अब कौन हैंडपंप चला रहा है? कोई नहीं। लोगों ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगवा लिए हैं और बेहिसाब पानी लोग क्या करते हैं? बर्बाद भी करते हैं, ठीक। तो ये भी दूसरा मेजर कारण है कि वेल्स क्यों सूख गए, क्योंकि जब आपका ग्राउंड वाटर से वाटर तो उतना ही है, अब आप उसको ले रहे हैं पानी, तो वो क्या होगा? वाटर का लेवल और डाउन जाएगा। जब डाउन जाएगा तो जमीन कितना नीचे आप करेंगे कि आपका वेल्स होगा, ठीक। थर्ड इज योर सीमेंटेड पीच। सीमेंटेड का मतलब कि जैसे कि है पहले पूरा के पूरा क्या था? आपका सॉइल था, तो उस पर प्लांट्स उगते थे, ट्रीज होते थे। अब लोगों ने पूरी तरीके से सभी चीज़ों को क्या करा दिया? सीमेंटेड करा दिया, ठीक। तो LEC से आप याद रखेंगे कि LEC क्या है, कि रीजन है ये कि वेल्स क्यों सूख रहे हैं। तो L से क्या है आपका? लेक्स आर नो लॉन्गर। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर का जो हम यूज करते हैं, और C क्या है? सीमेंटेड पीच का होना, ठीक। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। पूरी कहानी हमने किसके इर्द गिर्द देखी? राजस्थान के इर्द गिर्द। और वहीं उत्तराखंड में एक ये भी प्रथा है कि जब कोई नई नवेली ब्राइड आती हैं तो वो क्या करती हैं? लेक्स के सामने क्या करती हैं? बो करती हैं, झुकाती हैं सिर और उसको प्रणाम करते हैं दोनों जोड़े। क्यों? इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम आपके प्रति क्या हैं? आपके आभारी हैं कि आप, क्योंकि वाटर क्या है? हमारा बेसिक नीड है, ठीक। बिना वाटर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मधुबनी पेंटिंग। तो आइए जी, हम आ गए हैं और पहुंच गए हैं अब कहाँ पे? बिहार, ठीक।
अब हम कहाँ पहुँच गए, बिहार हम पहुँच चुके हैं मधुबनी पेंटिंग लेकर। तो मधुबनी पेंटिंग बेसिक ये है कि मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसके नाम पर ये पड़ा, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो है एक बहुत ही ओल्ड फॉर्म है, फोक आर्ट जो इनका है, जो लोक कला है वहाँ का एक पुराना फॉर्म है। अब मधुबनी पेंटिंग में पाउडर्ड राइस का पेस्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसको कलर्स के साथ मिक्स्ड करते हैं। कलर्स के लिए हम इंडिगो हो गया, ठीक, जिसको नील कहते हैं, ठीक, और क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, ठीक, टर्मरिक का यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है आपका। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर पिचर प्लांट और नेप्थनीज, ठीक है। देखिए पिचर प्लांट और नेप्थनीज, तो जो पिचर प्लांट होता है और नेप्थनीज ये कैसा होता है, पिचर देखें इस टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है। पिचर प्लांट का शेप ऐसा ही होता है, इसके ऊपर एक इस टाइप से पत्ती इसकी होती है, ठीक है। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो आप इससे समझ लीजिए, ठीक है। ये ऊपर से एक कवर्ड इनका लिड की तरह होता है। तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका दूसरा नाम, एक तो इसका नाम क्या है पिचर प्लांट, दूसरा है नेप्थनीज, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए सबसे पहले पिचर प्लांट या नेप्थनीज एम, पिचर प्लांट या नेप्थनीज क्या है, एम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इंडिया में मेघालय में है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, एम में ये पाया जाता है। नेप्थनीज या पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो एम में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय यहाँ पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्मेल, क्वेश्चन आपको यहीं फंसाता है, दे देगा स्मेल के अलावा कुछ और, तो ये मत, इसके पास स्पेशल स्मेल होती है जिससे लोग इसकी तरफ, लोग क्या, जो इनके शिकार होते हैं, जिसका ये शिकार करेगी, ठीक, वो क्या होगा, स्पेशल स्मेल को सूंघते हुए उसके पास चले आएंगे, ऐसा होता है, ठीक। तो स्पेशल स्मेल को सूंघ करके इंसेक्ट इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही वो उनके लीफ के ऊपर गए, उन्होंने डब्बा बंद कर दिया, उसके बाद तो बेटा तुम गए, टाटा बाय बाय, ठीक। फ्रॉग हो गए, इंसेक्ट हो गए और माइस, फ्रॉग हो गए, इंसेक्ट हो गए और माइस, इन चीज़ों को ये खाता है। एजर्शन वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इनको दे देगा, फ्रॉग, इंसेक्ट और माइस। चूहे को भी कुडुक कम्युनिटी जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है, यहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे, झारखंड में, तो डायरेक्ट आएगा कुडुक कम्युनिटी बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड। किस स्टेट से हैं, झारखंड से, कुडुक कम्युनिटी झारखंड, ठीक है। तो आप इसको केजे, कुडुक झारखंड, कुडुक झारखंड से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, कुडुक झारखंड, ठीक है। अब यहीं पे कुडुक झारखंड आप इसको ऐसे याद रखें, तोरंग, इनकी लैंग्वेज में, जैसे कुडुक है तो वो लोग हैं तो उनकी लैंग्वेज होगी, उनके लैंग्वेज में तोरंग, तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है, जंगल, तोरंग का मतलब होता है जंगल। अब ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट किस ईयर लाया गया था, 2007, कई जगह 2010, 2009 दे देगा ऑप्शन में, बट नहीं, 2007 में लाया गया था। RTF, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब लाया गया, 2007 में। इसके साथ आप एक चीज और याद रखिए कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो आदिवासी, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, अब कंप्लीटली वो क्या चाहते हैं, जो गांव के लोग होते हैं जहां पे बहुत फॉरेस्ट एरिया अभी भी, जैसे झारखंड, मिजोरम, इन सारे एरिया में आज भी फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो लोग वहां की चीज़ों पे क्या करते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं। तो सरकार ने ये जो है RTE जो ये RTF ले आए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति उस जगह पे परमानेंट रह रहा है, कम से कम, याद ध्यान से सुनिए, 25 साल, कम से कम 25 साल आपको उस जगह पे रहना है, तभी आप वहाँ पे उग रहे फल फूल लकड़ी जो भी आपको चाहिए आप उसके हकदार हैं। तो मिनिमम नॉट 10 नॉट 20 25 ईयर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 ईयर्स कम से कम आपको रहना है। ये क्वेश्चन भी आया है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कौन करेगा, ग्राम सभा। कौन प्रोटेक्ट करेगा, ग्राम सभा प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन तो भाई कितनी बार, इसको तो आप ऐसे ही डायरेक्ट रट लीजिए। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। इसको आप डायरेक्ट ऐसे याद करिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिजोरम पे, झारखंड के ठीक, और हम आ जाते हैं अपने नदर्न स्टेट, ठीक, मिजोरम बहुत ही अच्छी जगह है।
मिजोरम में अब देखिए हेडिंग ध्यान से पढ़िए, आपका आधा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही गजब की ट्रिक इसमें मैंने बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपका क्वेश्चन निश्चित फंस जाएगा, ठीक है। चिराओ डांस ऑफ मिजोरम एंड जूम फार्मिंग, सब एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, मतलब रिलेटेड है। चिराओ डांस कहाँ का है? मिजोरम का। चिराओ डांस करेंगे और उसके साथ क्या है? जूम फार्मिंग को एसोसिएट किया है, ठीक है। 2 बार बोलिए साथ में, चिराओ डांस ऑफ मिजोरम। अब आपसे अगर कोई बोलेगा कि कुडुक कम्युनिटी कहाँ की है, तो केजे झारखंड की, समझ आया? ये क्या है? कहाँ का है? मिजोरम। मिजोरम में क्या हो रहा है? चिराओ डांस, किसके साथ? झूम फार्मिंग। अब कैसे हो रहा है झूम फार्मिंग के साथ? सोचने वाली बात है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे कि झूम फार्मिंग क्या होती है, झूम कृषि क्या होती है। तो भाई झूम झूम के करते हैं? नहीं, अब ध्यान से समझिए। तो बेसिक जो ये कृषि थी ना, ये पहले के लोगों द्वारा की जाती थी। अब पहले के लोगों द्वारा मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? कृषि करते थे। तो क्या है कि वहाँ से छोड़कर कुछ सालों बाद वहाँ से जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे और उस जगह को छोड़ देते थे। तो वहीं से ये एसोसिएट हुई है। मिजोरम में आज भी ये चीज़ होती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल हो गई, उसको काट दिया, उसके बाद लैंड को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने क्रॉप उगाई, क्रॉप राइस ही उगाई, राइस उगाई और उगाने के बाद उसको हमने 2 साल के लिए छोड़ दिया, ठीक है। राइस को काट लिया आपने और काट के कुछ साल 2 साल के लिए छोड़ दिया। अब 2 साल के लिए छोड़ेंगे तो ज़मीन है तो उस पर कुछ ना कुछ तो उगेगा। तो वीड्स, बैम्बू, मतलब जो घास फूस, वीड्स आप कहते हैं खरपतवार को, जो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन आवर क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। वो अनवांटेड प्लांट हमारे जो फसल के पौधों में, खेतों में उग जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं वीड्स। तो जब ये उग जाएंगी, विच ग्रो कट एंड बर्न्ट, हम इनको क्या करेंगे? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कट कर रहे हैं और बर्न्ट कर रहे हैं, तो आप इसको सीबी याद रखिए, या फिर कट और ब्रंट सिंपल याद रखिए। कट और ब्रंट, काट दिए या तो जला दिए, 2 काम किए। नॉट पुल्ड, उखाड़े नहीं, पुल्ड नहीं किए, काटे या तो जलाए, उखाड़े नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ और ही आ गया है, ठीक है। फार्मिंग रेडी, अब हमने क्या किया, चूंकि अब हम उसमें नया उगाएंगे, तो मान लीजिए 2 साल के लिए छोड़ा ना हमने, तो ये उग गए, तो अब इनको हमने क्या कर दिया, जो मेरे खेत में उगे जो था, अब मैंने उसको क्या कर दिया? उखाड़ा नहीं, काटा या तो जलाया, इतना कर दिया। अब इसके बाद फार्मिंग के लिए रेडी हो गया मेरा खेत, क्योंकि मैंने जो खरपतवार थी उसको तो निकाल दिया। तो अब मेरा खेत रेडी है, तो हम अब उसको लाइटली डगअप कर देंगे। क्या करेंगे? लाइटली डगअप, बस हल्का हल्का डग कर देंगे, प्लगिंग नहीं करेंगे जैसा हम लोग नॉर्मल अपने खेतों में करते हैं ना, ट्रैक्टर की मदद से जोत देते हैं, तो वो नहीं करेंगे। लाइटली बस उसको थोड़ा थोड़ा खोद देंगे, डग कर देंगे, ठीक है। प्लगिंग किया नहीं किया। अब उसके बाद हमने अपनी क्रॉप लगा दी, तो क्रॉप लगाने के बाद भी तो वीड्स उगते हैं, तो अब इसके बाद जो वीड्स उगे उसको भी हम क्या करेंगे? जस्ट कट कर देंगे, पुल्ड नहीं करेंगे। मतलब कि अब मेरे खेत में चावल है और उस चावल के बीच बीच में क्या है? खरपतवार। तो इसका कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, उस खरपतवार को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उखाड़ के फेंक देते हैं। बट ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, उखाड़ो मत उसको जस्ट कट कर दो और छोड़ दो, ठीक है, पुल्ड मत करो। मेन क्रॉप इसके थ्रू राइस है, तो ये पुल्ड क्यों नहीं करने देते हैं, क्यों कट करते हैं? इनका कहना है कि वो सॉइल में मिल जाएगा और मिल के सॉइल को फर्टाइल बना देगा, ठीक है। तो झूम कृषि से क्वेश्चन आपके आते हैं कि 4 स्टेटमेंट, जो आजकल फेवरेट क्वेश्चन है कि 4 स्टेटमेंट कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3 4, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब अभी आपको बताया ट्रिक वो क्या है, तो अब जरा ध्यान से आप देखिए। कट, बर्न्ट, आपको ये करना है, ये करना है, कहीं भी ये आ जाए या ये आ जाए तो ये आपको नहीं करना है। पी कहीं भी आ जाए, पी कहीं भी आए तो ये आपको नहीं करना है। सी बी, कट या बर्न की बात आ जाए तो ये आप करेंगे, बट पी कहीं भी आए, पी नहीं करना है। प्लगिंग या फिर उसको पुल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कट और ब्रंट आएगा वही करना है। बस इसको आप देख लीजिए, उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसको लगा कर देखिए, आपका क्वेश्चन निश्चित सॉल्व होगा। कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। मेन क्रॉप क्या है? राइस, जो हमने एग्जाम्पल में लिया। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि अब जब राइस का मेरा
खेती हो गई कंप्लीट, तैयार हो गई। अब मेरी खेती क्या हो गई है, रिपेंड हो गई है, पक चुकी है, अब रेडी है। तो हम अब उसको हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जब हमारे पास हमारा अनाज आ जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे। और खुशी कैसे मनाएंगे, चिराव डांस के द्वारा। किसके द्वारा, चिराव डांस के द्वारा। और इस चिराव डांस में हम क्या होल्ड करेंगे, बम्बूस को होल्ड करेंगे, जो बांस होते हैं, बैम्बू होते हैं, उनको होल्ड करते हुए चिराव डांस करेंगे। तो ये पूरी कहानी आपकी कहाँ की थी, तो ये पूरी कहानी आपकी थी मिजोरम की। कहाँ की थी, मिजोरम की। तो अब आपको आई होप कि समझ में आया हो कि चिराव डांस ऑफ मिजोरम एंड झूम फार्मिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ब्रेली के ऊपर। ब्रेली जो कि आपका देने वाले कौन है, लुइस ब्रेली, जो कि फ्रांस के थे। तो ब्रेली बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए सिस्टम होता है। इसमें रेज्ड डॉट्स होते हैं। अगर आपको इसको महसूस करना तो आप कॉपी का पेज लीजिए और उसमें जैसे होता है ना, आगे से थोड़ा थोड़ा कर दीजिए और फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आप फिल करने की कोशिश करिए। तो इसमें 6 डॉट्स होते हैं, रेज्ड डॉट्स होते हैं। कितने होते हैं वो, 6 डॉट्स होते हैं रेज्ड ब्रेली के अंदर, जिसको टच फील करके सारे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ाया जाता है। और इसको देने वाले कौन है, लुइस ब्रेली। कौन है, लुइस ब्रेली इसको देने वाले हैं। 6 पॉइंट्स पे होता है। अब हम आ जाते हैं मॉस्किटो के ऊपर, भाई मच्छर। ठीक, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया जो था उसके बारे में पता लगाया। उसके पहले कहा जाता था कि जब मलेरिया होता है कि वो फ्लाइज के थ्रू फैलता है, जिससे पेट दर्द होता है। ठीक, तो जो रोनाल्ड रॉस है आपका, ये क्या है कि मलेरिया मेडिसिन जो बनती है वो किससे बनती है, सिनकोना ट्री के बार्क से बनती है। इसको हम हिंदी में कुनैन बोलते हैं, उसकी छाल से बनती है। सिनकोना ट्री के बार्क से किसकी दवा बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, सिंगल सेल्ड पैरासाइट। और ये जो मलेरिया होता है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है, जो ब्राउनिश और जिसके विंग्स स्पॉटेड होते हैं। दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन कि आपको आयरन किससे किससे मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 4 फेवरेट 1। तो आपको क्या याद रखना है, आयरन आपको मिलेगा किससे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आंवला से और जैगरी से। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आंवला से, गज से। गज से आपको मिलने वाला है आयरन। ठीक है, गज से आपको क्या मिलेगा, आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आंवला एंड जैगरी। गुड़ से मिलेगा, आंवला खाइए और खूब हरी हरी पत्तेदार सब्जियों को खाइए, आपको खूब आयरन जो है कंटेंट आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े सोशल इंसेक्ट्स की। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं सोशल इंसेक्ट से। तो देखिए, एंट हो गए, बीज हो गए, इसके अलावा जो आपके दीमक होते हैं, ततैये होते हैं, वो भी सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि कॉलोनी में रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाई अलग अलग नहीं रहते हैं। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट। ठीक, तो याद रखिएगा, एंट, बीज, दीमक, ततैये इसके आगे। ठीक, अब थोड़ा खाने के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया तो भूख भी तो लगेगी। कश्मीर, जब हम पहुंच जाते हैं नदर्न स्टेट में अपने कश्मीर, यहाँ पे मछली खाएंगे, लेकिन किस तेल में खाएंगे, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। ठीक, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में मछली खाएंगे कश्मीर में। अब कश्मीर कहाँ है आपका, नदर्न में है। अब यहाँ से ठीक हम नीचे गोवा की तरफ पहुँच गए आपके वेस्टर्न में। गोवा में भी मछली ही खाएंगे, लेकिन यहाँ हम नारियल के तेल में खाएंगे, कोकोनट ऑयल में खाएंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है मैच द कॉलम में। तो याद रखिए, सरसों के तेल का प्रयोग हुआ तो आप कश्मीर में हैं, और अगर आपसे कोकोनट ऑयल की बात करें तो आप गोवा में हैं, बीच के किनारे, और मछली कड़ी खाएंगे। ठीक है, हांगकांग की एक फेमस डिश है जिसका नाम है लिंग हू फेन। ये भी काफ़ी बार पूछता है, जो कि सांप से बनी होती है, स्नेक से बनी होती है, लिंग हू फेन। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला के टॉपिक में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो चीज़ पाई जाती है जो एक तो जड़ के नीचे होती है और एक जमीन के ऊपर। कौन सी है, टैपियोका विथ कड़ी ऑफ कोकोनट। तो ये कुछ खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर देख लेते हैं, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए, भूती लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, तिब्बत में बोली जाती है, अम्मा ले और अब्बा ले। तो अम्मा मम्मी को बोलते हैं, अब्बा यहाँ पे पिताजी को बोलते हैं। तो अम्मा आपको एक याद रहेगा, दूसरा आप याद कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे मम्मी और पापा बोलते हैं, तो ऐसे ही तिब्बत में भूती लैंग्वेज बोली जाती है। तो उसका मतलब क्या है, अम्मा ले। अम्मा ले का मतलब क्या है, माँ, और अब्बा का मतलब क्या है, पिता। ये किसके लिए यूज़ किया गया, माँ के लिए, और ये किसके लिए यूज़ किया गया है, पिता के लिए। ठीक है,
मलयालम लैंग्वेज जो कि केरल में बोली जाती है, यहाँ पे वलियम्मा और अमूमम्मा। तो वलियम्मा किसका है? मदर्स एल्डर सिस्टर, जो माँ की बड़ी बहन है, जैसे हमारी मौसी हैं उनको, और अमूमम्मा जो कि मदर्स मदर, मतलब हमारी जो नानी होंगी, ये मलयालम में, ये लैंग्वेज में इनको बोला जाता है। ठीक। ट्रेन टिकट, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ये 5 ही चीज़ें ट्रेन टिकट पे दिखाई जाती हैं। एक तो ट्रेन का नंबर क्या है, आपने किस दिन शुरुआत की है, खत्म होने की तारीख नहीं। ट्रेन वाले को नहीं पता टिकट पे कि आप किस दिन वापस आएंगे, वापस आने का आप अलग से टिकट कराते हैं, ये चीज़ याद रखिए बस। डेट, किस दिन शुरू की, किस बर्थ में, कोच नंबर क्या है वो, फेयर मतलब किराया कितना है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर आपकी ट्रेन जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछ देता है कि तरुण भारत संघ, ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाता है कि पहले तो फुल मून डे किन किन 3 उस पे मनाया जाता है, कौन कौन सी 3 चीजें जो फुल मून डे के दिन मनाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी 3 है? तो एक तो गुरु नानक जी का बर्थडे जो है, जन्म दिवस, दूसरा रक्षाबंधन और तीसरा होली। ये 3 चीजें हैं जो फुल मून डे के दिन मनाई जाती हैं। ठीक। उसके अलावा तरुण भारत संघ, जो तरुण भारत संघ है, ये राजेंद्र सिंह है, जिन्हें कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए राजस्थान से ये हैं, इनको जो है मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह। ठीक है। राजस्थान में पानी को बचाने के लिए इनको रमन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ब्रॉन्ज, ये भी क्वेश्चन है कि कॉपर और टिन का, सीटी, ब्रॉन्ज किसका है? सीटी का अलॉय है। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का अलॉय है। ठीक है। तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर और टिन का अलॉय है। ठीक है। अब कौन सी चीज कहां से आई है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो साउथ अमेरिका से आई है ग्रीन चिली पोटैटो टमाटो। लर्नर्स देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं ईवीएस के इस सेक्शन में ही वो फैक्चुअल ही अधिक हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इस चीज़ से कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है। आपको इसमें याद ही करना होगा। ठीक। साउथ अमेरिका से ग्रीन चिली हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है। तो तो पीजीटी हम क्या करेंगे भाई? पीजीटी साउथ अमेरिका से करेंगे। ठीक है। पोटैटो, उसके बाद जी से कौन है? ग्रीन चिली और टोमेटो। तो साउथ अमेरिका से करेंगे हम पीजीटी। ठीक। यूरोप से हम करेंगे कैबेज और पी, तो ये तो पत्ता गोभी और मटर, तो इसको तो आप ऐसे याद रखिए। अफ्रीका से कॉफी बीन्स और ग्रीन भिंडी और ये। अब बात करते हैं डेड सी की। जो वाटर है भाई, ओशंस का मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्टीएस्ट, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है, खारा पानी होता है। डेड सी फाउंड इन इजराइल, कहाँ पाया जाता है? इजराइल में पाया जाता है। और 1 लीटर में 300 ग्राम तक उसमें सॉल्ट होता है। जस्ट इमेजिन कितना सॉल्टीएस्ट है। सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर ये आपका डेड सी होता है, जो कि इजराइल में है। ये इतना होता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अगर जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप उस पर तैरते ही रहेंगे। ठीक। ये कुछ फूड आइटम्स हैं, आप इनको जो है इसी तरीके से जानिए। जैसे दूध है, तो दूध को हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? तो उबाल देते, नहीं तो फट जाएगा दूध। नॉर्मल सी चीज़ें पता है। अगर पका हुआ चावल है आपके पास, आप एक कटोरी लीजिए और उस कटोरी में पानी के साथ उसको रख दीजिए। ठीक है। चावल को पानी में मत डालिए, मतलब पानी के अंदर। ठीक। हरी धनिया है तो उसको एक हल्के गीले कपड़े में रखिए, तो आपकी धनिया काफ़ी दिन तक चलती है। प्याज और लहसुन है तो उसको खुले वातावरण में रखें, टोकरी में करके, वो खराब नहीं होंगी। ठीक है। अब स्टेट्स और कुछ खाने की लिस्ट। तो पंजाब है जी, पंजाब का क्या है? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, राजमा चावल और दाल चपाती। तो ये उनका फेवरेट है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। ये तो आपको पढ़ के ही पता लग जा रहा होगा। राजस्थान के लोग हैं तो ये लोग दाल चूरमा, मामा कचौड़ी और दलिया, ये सारी चीज़ों को खाते हैं। वही केरला से जब हम जाएंगे तो राइस, फिश, इडली सांभर, डोसा और ढोकला। वेस्ट बंगाल में ऑफकोर्स मछली और चावल चलेगा। मध्य प्रदेश में दाल चपाती और चावल दाल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट वाला टॉपिक था वो खत्म होता है। अब यहाँ से हम ईवीएस के पेडागोजी वाले सेक्शन पे एंटर करते हैं। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी स्किल्स है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्किल्स हैं आपकी, जो कि कितनी है? 6 हैं। कितनी स्किल्स हैं? 6 आपकी स्किल्स हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, 6 स्किल को आप याद रखिए और यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है। प्रोसेस स्किल्स हैं, कितनी है? 6 हैं।
सबसे पहला है ऑब्जर्विंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवलोकन करना। किसी चीज़ को बच्चा जो है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको कोई चीज़ उसके सामने लेकर जाएंगे तो पहले उसको ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ये भी उसकी एक स्किल है। क्लासिफाइंग, धीरे धीरे वो वर्गीकरण करना सीखता है। फिर मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण करेगा, ठीक है, धीरे धीरे। फिर इन्फरिंग, इन्फर का मतलब फिर उससे वो कुछ धीरे धीरे कंक्लूड करना, कंक्लूजन, निष्कर्ष देगा। और प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना। ये सभी क्या है, प्रोसेस स्किल्स हैं ईवीएस के, कि आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये सारे गुणों को आपको क्या करना है, लाना है। थीम्स ऑफ ईवीएस, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल फैक्चुअल है, ये आपको याद होना चाहिए। 6 आपके थीम्स हैं, ठीक। अभी आप याद करेंगे 6 थीम्स को। पहला कौन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिना परिवार के कुछ भी नहीं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, तो बोलिए साथ में, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड कौन है, फूड, बिना खाने के, ठीक है, खाना बिना तो होगा नहीं, खाना और पानी, तो पहला हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर सेकंड हो गया आपका फूड, थर्ड हो गया आपका वाटर, फिर हो गया शेल्टर, रहेंगे कहाँ, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो 6 को साथ में बोलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए, सेकंड इज 1 फूड, खाना ले लिए तो शेल्टर, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, शेल्टर के बाद ट्रैवल, घूमने भी जाएंगे, फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम बनाते हैं और जो हमसे बनते हैं, ठीक है, जो हम करेंगे। और ईवीएस में जो हर एक थीम है वो एक की क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देगा, ईच थीम ऑफ ईवीएस बिगिन विथ फिल इन द ब्लैंक्स। तो कैसे शुरू होता है, बिगिन विथ अ की क्वेश्चन, एक की क्वेश्चन के साथ जो है शुरू होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा एनसीएफ के ऊपर। विदाउट एनसीएफ आपका कोई भी हो वो इनकम्प्लीट है। तो ईवीएस को सबसे पहले तो ये भी काफ़ी बार पूछ देता है और इसमें भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसमें 3 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है। एक है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एक है सोशल साइंस और एक है साइंस। तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईवीएस। इसी का ये क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। करिकुलम ऑफ ईवीएस, अब देखिए जो ईवीएस है वो इंटीग्रेटेड वो है, इसका जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है वो कैसी है, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दे देता है। कैसी है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव आपने पढ़ा है कि जो सबको लेकर चले, मतलब कोई भी सोसाइटी हो, जैसे आप देख रहे हैं कि लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेके साउथ से लेके वेस्ट से लेके हर एक को हमने इंक्लूड करा है। तो इंक्लूसिव है, कॉन्टेक्सचुअल है, बच्चे को समझ में, संदर्भ में है। बच्चा जो चीज़ सीखना चाहता है वो अपने प्रकृति के वातावरण के पास की भी चीज़ों के और जो उसके दूर हैं, हर एक चीज़ सेंसिटिव रहे। ऐसा ना हो कि वो उसके पास जो चीज़ें पाई जाती हैं वो उसमें ही सोचे कि हाँ यही चीज़ बस एग्जिस्ट करती है, ऐसा भी ना हो। तो संदर्भ में ज्ञान उसको करना बहुत ज़रूरी है और थीमेटिक है, ठीक है। जो जितने आपके 6 थीम्स है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करते हैं और यहाँ पे कम्युनिटी को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे देगा कि मान लीजिए कि बच्चों में हमको जो है कास्टिज्म को दूर करना है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दूर करना है। तो हमने किसी बच्चे की मदर जो है वो पायलट हैं या नर्स हैं या कोई काम कर रही हैं और हम उनको कॉलेज में या स्कूल में बुला रहे हैं या फिर मतलब, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो बेस्ट आपके लिए कम्युनिटी रिसोर्स ही होता है, जिसमें जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी काम करने वाले हों या जो हमारे नेचर इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हैं वो एज अ कम्युनिटी की तरह काम करते हैं और हमको उनको एज अ रिसोर्स ट्रीट करना है। क्योंकि जब वो बच्चे के सामने आएंगे, बच्चे उनको सुनेंगे और वो समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर का हेल्प ले सकते हैं, हमको कोई चीज़ को बताना है। इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसका यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे के हम क्या कर सकें, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। क्या कर सकें, बच्चे की कनेक्टिविटी को बिल्ड कर सकें और कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। बच्चा उन चीज़ों को देख के कनेक्टेड महसूस करे, ठीक है। बच्चे के बर्डन को हमको कम करना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना है हमको बच्चे को, ठीक है। डिस्कशन ये भी देता है ये कौन सा एप्रोप्रिएट तरीका है इस चीज़ को कराने का। तो डिस्कशंस कहीं ना कहीं बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। आप छोटी क्लास में है, बच्चे को नहीं पता तो आप बच्चे से पूछिए कि उसके हिसाब से वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। तो इस पे आप जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, सेफ्टी रूल्स, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को आप बच्चे के साथ डिस्कस करें कि उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। बच्चे को आपको क्या करना है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी देना है। बच्चे को आपको खोलना है, एक्सप्लोर करने का मौका देना है, उसके इमेजिनेशन को स्पेस देना है, उसके एक्सपीरियंस को आपको जगह देना है, उसको एक्सेप्ट करना है चाहे वो किसी भी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आता हो।
और एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस की कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में इंक्लूड होता है। जो बच्चे के इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं वो उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख लेता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा, अभी ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें देखी कि ईवीएस के जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको हमने विथ पेडागोजी हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको इसी से सीडीपी का प्लेलिस्ट हमने बना लिया है, आप उसको भी जाकर ज़रूर एक बार देखिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए। और इसके साथ ही जो है आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।